तो रेशियो एनालिसिस का यूज हम क्यों करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी दो फिगर्स होंगी जो कि हम देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी कौन सी होती है, एक तो हमारी होती है बैलेंस शीट और दूसरी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब AS3 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी हम अपनी फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनमें ऐड करते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जिनको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। जैसे हमारी एक तो होती है OPC 1% कंपनी, स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज वो होती हैं जिनकी की टर्नओवर 50 लाख से कम होती है, 2 करोड़ से कम होती है और जिनका प्रॉफिट 50 लाख से कम होता है। तो यहाँ पर OPC स्मॉल कंपनीज और एक होती है हमारी डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनीज, इन तीनों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कोई भी जरूरी नहीं है, मतलब ये चाहे तो इसको स्किप कर सकती हैं। डोरमेंट कंपनीज हमारी वो कंपनीज होती हैं जो कि 2 ईयर्स से जिनके अंदर कोई भी इवन अ सिंगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो उनको हम एक अलग कैटेगरी में, जो हमारा ROC है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो एक अलग कैटेगरी में डाल देता है, दैट इज कॉल्ड डोरमेंट कंपनी। ठीक है, कि अब उनको हमें एक और फॉर्म भरना पड़ता है, तब उसे हम दोबारा से एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कराते हैं। अगर जो उनके डायरेक्टर्स हैं वो दोबारा से उसमें काम करना चाहते हैं तो उसमें डोरमेंट कंपनी को एक्टिव कराने के लिए हमें फिर से फॉर्म फिल करना पड़ता है और उसके लिए फीस भी पे करनी पड़ती है। तो ये जो कंपनीज हैं ये कैश फ्लो को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड करना इनके लिए जरूरी नहीं है। तो अब देखिए जैसे हमारी बैलेंस शीट है और प्रॉफिट एंड लॉस है, मेनली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम इन दोनों को ही ऐड करते हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी जो फिगर्स होंगी उनमें अपनी पोजीशन को और एनालिसिस करने के लिए, देखो जो रेशो है दैट इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस टूल। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको और सिंप्लीफाई किया जा सके और अंडरस्टैंडेबल किया जा सके। ठीक है, देखो जैसे हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो ऑनर्स हैं और एक होते हैं जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो जो ऑनर्स होते हैं वो उसमें अमाउंट लगाते हैं, दे आर कंसर्न विद द फिगर्स, बट जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजों को डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाए। इसीलिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें बहुत ही सिंपल तरीके से उन्हें समझाना पड़ता है। तो जो रेशो होती है ना, रेशो एनालिसिस उन्हें एक सिंपल तरीके से समझाने के लिए बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आप ऑनर को ये बताओगे, जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो अगर ये बताएगा कि इस साल की हमारी सेल 4,86,02,80 रुपीज हुई है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो उसमें 1 लाख इस तरीके से 1,07,500 कुछ इस तरीके से था। लास्ट ईयर हमारा इतना, एक और फिगर आपने यहाँ पर पुट कर दी कि इतना था सेल हमारी। इसको सबको वो उसमें नहीं शायद इंटरेस्टेड रहेगा। कंपैरिजन में अगर आप उसे ये कहो कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारी जो सेल है वो 10% इंक्रीज हो गई है, आप एक रेशो के कंपैरिजन में उसे बता दो, या जो GP है ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा 4% इंक्रीज हो गया है या 2% डिक्रीज हो गया है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट है वो 15% एक्स्ट्रा हो गई है। तो इन डेटा को वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उन पर कंसंट्रेशन के साथ आगे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो रेशो क्या होती है? इट इज अ अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन और रिलेशनशिप बिटवीन द टू फिगर्स, टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड फिगर्स। कोई भी दो आइटम्स हैं उनके आपस में जब एक रिलेशन को आप कोई मेंटेन करते हो तो उसको हम रेशो कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब इसका यूज किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रेशोज, तब उनको क्या कह देते हैं हम? फाइनेंशियल रेशोज हैं। ठीक है, इनको हम 4 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा होता है प्योर रेशोज। प्योर रेशोज का मतलब है कि आप रेशो की फॉर्म में ही इसको शो करोगे, कि जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे करंट रेशो होता है हमारा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और इसका रेशो हम इस तरीके से निकालेंगे जब दो आइटम्स का कि 2:1। तो जब हम उनको रेशो की फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं तो दे आर कॉल्ड प्योर रेशोज। परसेंटेज के रूप में जब हम उन्हें शो करते हैं, जैसे जितने भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं
जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होती है, नेट प्रॉफिट रेशो होती है, या इस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होती है, तो उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करके इसको निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज रेशोज। फिर टाइम्स के रूप में भी हमें निकालते हैं। जितनी भी हमारी टर्नओवर रेशो, जो थर्ड टाइप की रेशोज आती हैं, टर्नओवर रेशोज, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, या फिर स्टॉक टर्नओवर रेशो, उनको हम निकालते हैं टाइम्स की फॉर्म में। अभी ये आप जैसे जैसे आगे करोगे तो ये समझ आ जाएगा। टाइम्स की फॉर्म में तो भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और दूसरा हम उसे फ्रैक्शन के तरीके से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन का है जैसे हमारी जितनी भी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो रेशोज होती हैं, जो रिटर्न वाली हम काउंट करेंगे, उनको हम जनरली किस में करते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन है जस्ट कि आप कैसे कैसे अपनी रेशोज को शो कर सकते हो। अब देखिए मीनिंग ऑफ द रेशो एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशोज। जब हम अपनी देखो हमें ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस तो करना ही पड़ता है। एनालिसिस किस लिए, ताकि जितना भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रही है, हमारी वर्क एफिशिएंसी रही है, इफेक्टिवनेस रही है, उसको जज करने के लिए हमें अपने, जब बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर लेते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें उन्हें एनालिसिस करके देखना पड़ता है कि हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन करने में या फिर दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में हमारी क्या पोजीशन है, तो एनालिसिस करना पड़ता है। तो एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे एक तो हम पढ़ ही रहे हैं रेशो एनालिसिस। रेशो करके, रेशो एनालिसिस इज ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। दूसरा हमारा एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी बनती हैं, जिनका कि हम इसके बाद हम एक चैप्टर करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो दीज ऑल आर द टूल्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एलाबरेट करके और एक्सप्लेन करके उनको इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए और उनसे और ज्यादा आगे के लिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए एनालिसिस किया जाता है। और जब हम ये काम अपने रेशोज के थ्रू करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेशो एनालिसिस। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मेनली एक तो होता है कि अभी हमने बताया था टू सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन। जैसे अभी अगर आप बड़े बड़े फिगर्स में या बड़े बड़े फैक्ट्स को बताओगे तो शायद सब लोग उसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप जब दूसरे ईयर के कंपैरिजन में या दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में उस डेटा को बताओगे तो वो सिंप्लीफिकेशन हो जाता है डेटा का, और आप उसे उन इंफॉर्मेशन को इजीली हर कोई समझ पाता है। दूसरा लिक्विडिटी। देखो जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो बहुत इस चीज की बहुत जरूरत होती है कि हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है, हो सकता है कि हमारा बेस, फाइनेंशियल बेस बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन हमें तुरंत किसी को अपने लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, अपने क्रेडिटर्स को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, अपने डेली डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हमारे पास अमाउंट ना हो, तो उसके लिए हमें लिक्विडिटी मेंटेन करके चलनी पड़ती है अपनी फर्म में। तो अपनी लिक्विडिटी को प्रॉपरली देखने के लिए हम रेशो एनालिसिस का यूज करते हैं। दूसरा है कि टू एसेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। हम अभी आप देखोगे कि हम कुछ निकालते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो, कि हम अपने स्टॉक को कितने दिन में टर्न कर पा रहे हैं, मतलब उसको सेल आउट कर पा रहे हैं और फिर से हमारा स्टॉक बन जाता है। इसी तरीके से डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर की हम अपने डेटर्स को कितने दिनों में हम उन्हें क्रेडिट कितने टाइम का देते हैं, कितने टाइम के अंदर हम उन्हें दोबारा से कैश में रिसीव कर लेते हैं, मतलब हम उधार कितने दिन की उन्हें देते हैं। इसी तरीके से क्रेडिटर्स टर्नओवर रहता है कि हम अपने क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पे कर देते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज वी वांट टू नो अबाउट द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि हम अपने जो काम कर रहे हैं ना, हम वो कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, उसके लिए हमें रेशियो एनालिसिस की जरूरत होती है, रेशियोज निकालने की जरूरत होती है। दूसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए, उसके लिए हम करेंगे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जीपी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये जो रेशोज निकालेंगे, ये निकालने के लिए कि दूसरे ईयर्स के कंपैरिजन में, पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में, या फिर दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में, जो भी इंडस्ट्री में हमारे जैसी और फर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में हम प्रॉफिटेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टू हेल्प द कंपैरेटिव एनालिसिस, अभी बताए दो तरह के एनालिसिस होते हैं यहाँ पर, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। इन दोनों में अंतर क्या होता है बेटा? जब हम अपनी फर्म का किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं
तो उसको हम कहते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। इंटर फर्म मतलब हमारी है सपोज एबीसी कंपनी लिमिटेड, और हमने अर्न किया है इस साल में, करंट किसी भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में 10% हमारा जीपी रहा है, तो हम ये कंपैरिजन करेंगे कि हमारे जैसी ही फर्म बाकी उनका क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। फिर उसको और डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है कि अगर हमारा कम है तो उसके रीजंस क्या हैं, क्या हम रॉ मटेरियल ज्यादा कॉस्ट पर ले रहे हैं, या हमारे और जो ओवरहेड्स हैं एक्सपेंसेस हैं क्या वो ज्यादा है। तो इस तरीके से आगे वो तो मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको एनालिसिस अपने डाटा को किसी काम के लिए एनालिसिस करे। ठीक है, तो कंपैरिजन होता है इंटर फर्म का जब हम अपनी फर्म के कंपैरिजन करते हैं, और इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है, सॉरी, जब हम किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब अपनी फर्म का ही, अपने ही एक अकाउंटिंग ईयर से हम पिछले किसी अकाउंटिंग ईयर के साथ अपनी ही फर्म का जब कंपैरिजन करते हैं कि लास्ट ईयर तो हमारे ये खर्चे थे, इस साल इतने खर्चे हैं, लास्ट ईयर हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट था, इस साल इतना ग्रॉस प्रॉफिट है, या और भी किसी भी चीज को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी थी, अब की बार इतनी है। तो जब हम अपनी ही फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। यस बेटा, जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, पर्पस थे, वही हमारे यहाँ एडवांटेजेस में आ जाएंगे कि इट इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक अच्छा टूल रहता है जिससे कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं और आगे उन्हीं के अकॉर्डिंग, ताकि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अपने बैंकर्स को, जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको इजीली अंडरस्टैंड हम करा सकते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल बन जाती है। दूसरा है सिंप्लीफाई, वही है कि ये सिंप्लीफाई कर देता है अकाउंटिंग डाटा को, बजाय इसके कि हम बहुत बड़े बड़े लेंदी फैक्ट्स और फिगर्स उनको शो करें जिनको कि वो शायद इजीली सभी लोग समझ ना पाए। लेकिन जब हम रेशो के फॉर्म में उनको शो करते हैं तो वो आराम से उन चीजों को समझ लेते हैं। दूसरा होता है कि यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एक केवल जो अदर यूजर्स हैं उनके लिए तो है ही यूजफुल, खुद अपनी मैनेजमेंट के लिए भी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, अपनी एफिशिएंसी के लिए, अपनी लिक्विडिटी के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, ये रेशोज को निकालना और उनसे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करना, ये उनके लिए भी यूजफुल रहता है। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, देखिए फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि डिसीजन मेकिंग, कि आगे से किसी चीज को आप पहले से उसको फोरकास्ट करके, पहले से उसकी प्लानिंग करके आगे के लिए डिसीजन लेना। तो रेशो एनालिसिस के बेस पर हम इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन करते हैं और उसके बेस पर अपनी फर्म के लिए आगे के लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज, देखो अगर कोई भी वीक एरिया पड़ रहा है, सपोज आपकी फर्म में 5 चीजें बनती हैं, ABCD, फोर चीजें बनती हैं, तो एक का ग्रॉस प्रॉफिट आप देख रहे हो कि रेशो जो उसका रह रहा है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जब बी प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो वहां देखते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपको इस वीक एरिया का पता चल जाएगा कि अब आप उसी पर कंसंट्रेशन करोगे कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पर्टिकुलर कोई भी एक कोई भी एक डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकता है, कि इसकी एफिशिएंसी इतनी कम क्यों जा रही है। क्या वो रियल में, ऐसा भी हो सकता है कि ये रियल ना हो, कि मार्केट सिचुएशंस की वजह से कि इस वाले प्रोडक्ट को अभी हमारे लिए बनाना सही नहीं है, तो उसको आप क्लोज करने के लिए डिसीजन करोगे। तो इससे आप अपने वीक एरियाज को भी रेशो एनालिसिस से पता लगा पाते हो। दूसरा है इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन में ये हेल्प करता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखो। यस बेटा, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ द रेशो एनालिसिस। देखो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका अपना, रेशोज का अपना कोई भी आपको नुकसान नहीं हो सकता, इसका अपना कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं या लिमिटेशंस आती हैं जब जो इसके प्रिपेयरर हैं, जो इसको तैयार कर रहे हैं, या जिस फाइनेंशियल डेटा के ऊपर इनको तैयार किया जा रहा है रेशोज को, अगर वो रिलायबल नहीं है, वो ठीक से तैयार नहीं किए गए हैं, तब रेशोज हमारी गलत निकलती हैं और हमको इससे लॉस होता है, मतलब कि कोई डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम ये कहें ना कि लिमिटेशंस ऑफ द रेशो एनालिसिस,
तो अपना अगर तुम्हारा डेटा सही है और इसको तैयार सही से किया जा रहा है, तो सिर्फ रेशो एनालिसिस के कोई भी आपको नेगेटिव पॉइंट या लिमिटेशंस नहीं होती। देखो यहाँ पर फर्स्ट है कि इसका फॉल्स रिजल्ट। फॉल्स रिजल्ट, अकाउंटिंग रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, so the reliability of the ratios depend upon the reliability of the financial statement. आपके फॉल्स रिजल्ट तभी निकलेंगे जब आपके फाइनेंशियल डेटा गलत होंगे। अगर वो ट्रू एंड फेयर हैं तो फिर आपका एनालिसिस भी क्या हो जाए, अगर वो नहीं है ट्रू एंड फेयर तो आपका जो रेशियो का एनालिसिस है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। इसमें हम केवल जिन आइटम्स को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पाते हो ना, केवल उन्हीं की रेशियो एनालिसिस निकाल पाते हैं हम। जो क्वालिटेटिव फिगर्स होते हैं, जैसे कि कोई भी लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स या फिर कोई भी ऐसे इन्फ्लेशन है कि अगर मार्केट में जो प्राइजेस हैं वो ही बढ़ रहे हैं चीजों के, तो उन वाले फैक्टर्स को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। देखो अगर सपोज आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, तो हम ये सिर्फ यही नहीं कह सकते कि फिगर्स में देखकर आपको लगेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो इसके लिए रॉ मटेरियल आप परचेज करते थे उसकी टोटली मतलब परमानेंटली ही उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। तो अगर आप उसी के अकॉर्डिंग चलते रहोगे तो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जो और इन्फ्लेशन वाला फैक्टर है या अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता इन द रेशियो एनालिसिस। लैक ऑफ द स्टैंडर्ड रेशो। अब देखो कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड रेशो नहीं है जिसको कि अच्छा माना जाए। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या फर्म टू फर्म ये जो रेशोज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो एक हम कोई भी रेशो निकालकर ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बेस्ट है, ठीक है, इतनी अगर आपकी है तो ये अच्छी है। तो इसलिए स्टैंडर्ड रेशो कोई भी मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होती हैं और हर फर्म के लिए ये अलग अलग होती है। मे नॉट बी कंपेरेबल। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम अकाउंटिंग डाटा को कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे अभी बताया कि अगर सपोज लास्ट ईयर आपने जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको बहुत सारी सब्सिडीज और कंसेशंस दिए हुए थे, जिससे कि आपका वो जो प्रॉफिट में काफी चल रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा आता था, नेट प्रॉफिट रेशियोज भी अच्छी आती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट चेंज हुई और आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें वो सारे कंसेशन सब्सिडीज आपको मिलनी बंद हो गई, जिससे कि डेफिनेटली या टैक्स का बर्डन बढ़ गया, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कंपैरिजन में कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो वहां पर ऐसी जो चीज कई बार होता है कि 2 इयर्स के या फिर अलग फर्म का दूसरी फर्म का जो कंपैरिजन है वो कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हमारा ये जो मेथड है रेशो एनालिसिस ये वहां पर वर्क नहीं करेगा। प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस यही इन्फ्लेशन, अगर मान लो लेबर के, मटेरियल के या अदर ओवरहेड्स के प्राइसेस में चेंज हो गया है, तो आपका जो डेटा है 2 इयर्स का या अदर फर्म्स का वो आपस में आप उसको कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होता है कई बार अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट्स को दिखाने के लिए, जब हम अपने डाटा में कुछ मैनिपुलेशंस कर देते हैं, उसमें कोई फॉल्स फैक्ट्स डाल देते हैं, तो उसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। अगर तुम्हारे फाइनेंशियल डाटा उससे अफेक्टेड रहेंगे, मतलब उनमें कोई भी फॉल्स चीजें होंगी, तो फिर आपका जो रेशो वाला टूल है वो भी वर्क नहीं करेगा, वो भी आपको उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो भी गलत निकलेंगे। तो और इसका पर्सनल बेस है। पर्सनल बायस के अकॉर्डिंग भी कई बार क्या होता है कि जो तैयार करने वाले होते हैं, प्रिपेयर, वो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अपने अकॉर्डिंग वही विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, उसमें कुछ गलत चीजें कर देते हैं। या फिर अब सपोज कोई भी एक फिगर है, आप हम जैसे अभी करेंगे इक्विटी और डेब्ट्स हैं, तो उनकी डेफिनेशंस वो अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो उससे और सपोज दूसरी फर्म ने उसकी अलग डेफिनेशंस ली हुई हैं, इक्विटी में वो एक ऐसी आइटम को इंक्लूड करते हैं जो कि आप नहीं करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे दोनों वो जो दोनों फर्म्स के जो रेशियोज रहेंगे वो डिफर हो जाएंगे और उनको हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। यस बेटा, अब हमारा मेन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो स्टार्ट होती है, क्लासिफिकेशन। देखो कितनी तरीके की हमारी रेशियोज होती हैं,
आपके होती और भी इससे भी ज्यादा है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 हैं। सबसे पहली हमारी आएगी लिक्विडिटी रेशोज, इसी को हम करेंगे। लिक्विडिटी रेशोज क्या होती हैं? लिक्विडिटी रेशो में हमारे यहाँ पर 2 इंक्लूड रहेंगी, एक होगी करंट रेशो और दूसरी रहती है लिक्विड रेशो। ओके, करंट रेशो जो होते हैं वो हमारी होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स, अभी हम आपको बताएंगे कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या अंतर होता है। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। जो हमारी करंट रेशो है उसको आइडल रेशो की अच्छी मानी जाती है 2:1, और जो लिक्विड रेशो है वो आइडल मानी जाती है 1:1। इसका क्या मतलब हुआ 2:1 का, कि करंट एसेट्स आपकी कितनी है, डबल, और करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी है, एक। कि अगर करंट लाइबिलिटीज के कंपैरिजन में आपके पास डबल करंट है, एसेट्स हैं, तो ये माना जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी रेशो अच्छी है। तो करंट रेशो सबसे पहले हम इसको करेंगे। पहली है हमारी करंट रेशो। यस बेटा, यहाँ पर करने से पहले ये जो टाइप्स हैं हम इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। हमने कर ली लिक्विडिटी रेशो, ये कौन सी रेशोज होती हैं, जो कि फर्म की लिक्विडिटी को, कि लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे द करंट लाइबिलिटीज, कि अभी आपकी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज है उसको तुरंत से पे करने के लिए आपके पास कितनी लिक्विडिटी, कितना अमाउंट, कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशोज। ये आपको यहाँ पर लिक्विडिटी रेशोज में हम दो को करते हैं, करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। दूसरा होता है कि सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, कि यू आर योर फर्म इज एबल टू पे योर लॉन्ग टर्म डेट्स। लिक्विडिटी रेशो में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की हम एफिशिएंसी देखते हैं, और जो सॉल्वेंसी रेशोज होती हैं उनमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की आपकी क्या एबिलिटी है उसको जज किया जाता है। उसमें हम निकालते हैं एसेट्स टू डेप्ट रेशो, डेप्ट टू इक्विटी, और दूसरा प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये सारी हमारी इसमें आती हैं। फिर होती है एक्टिविटी रेशोज। एक्टिविटी रेशोज में ये देखा जाता है कि आप कितने एक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मतलब एफिशिएंसी कितनी है। तो उसके अंदर अभी डिटेल में हम जब इन टाइप्स पे आएंगे तब करेंगे। एक शॉर्ट व्यू में आप देख लीजिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टॉक, इन्वेंट्री का मीन्स होता है स्टॉक, कि वो बना के रख दिया और वो टर्न आउट ही नहीं हो रहा, मतलब वो सेल ही नहीं हो रहा। तो जितना ज्यादा आप सेल कर पाओगे, जितना आप उसको दोबारा से मनी में कन्वर्ट करके फिर से बनाते हो, फिर से सेल करते हो, तो जितनी ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रहेगी उतना बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद होता तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। फिर होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे आते हैं डेटर्स और प्लस बिल्स रिसीवेबल, मतलब कि जो हम उधार सेल करते हैं वो कितने दिनों में टर्न आउट हो जाते हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि हमने सेल की और सेल तो हमारी बहुत अच्छी शो हो रही है अकाउंट्स में, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन वो सारी डेटर्स के पास पड़ी हुई है, वो बहुत पुराने पुराने हमारे उधार पड़े हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो प्रॉफिट तो छोड़ो, हमें जो मूल है, जो कि हमारा बेसिक अमाउंट रहेगा, वो भी हमारे पास वापस नहीं आएगा। तो डेटर्स टर्नओवर का मतलब होता है कि आप कितनी उनको कितने टाइम की कलेक्शन पीरियड आपका क्या होता है और कितने दिनों में आप अपने डेटर्स को दोबारा से कैश में टर्न आउट कर लेते हो। इसी तरीके से ट्रेड पेएबल टर्नओवर, कि आप क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पे कर देते हो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल हमारी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये इनका भी टर्न आउट कितने दिनों में होता है, कि कितने दिनों की आपके पास वर्किंग कैपिटल अवेलेबल रहती है। तो इनको हम ही वन बाय वन करके करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं, और फिर उसके बाद फोर्थ है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में आपका प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग रेशो भी रहती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी रहती है। तो इन सबको वन बाय वन जब इनके पॉइंट पर आएंगे तब करेंगे। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी रेशो।
लिक्विडिटी रेशो में होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। मतलब ये दोनों रेशोज, इसमें हम दो रेशोज को इंक्लूड करेंगे, करंट रेशो और लिक्विड रेशो को। और ये दोनों रेशोज हमें क्या चीज इंडिकेट करने के लिए हम देखते हैं इसमें कि हम अपने, देखो करंट रेशो सबसे पहले है करंट रेशो, इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स हमारी कौन सी होती हैं? करंट असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन अ ईयर। आप 12 मंथ्स के अंदर जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, या तो 12 मंथ्स में या फिर हमारे ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज लेस, कि या तो आप 12 मंथ्स में, और या फिर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सुन लीजिए कि करंट असेट्स वो हमारी एसेट्स होती हैं कि दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जैसे स्टॉक है, कैश और बैंक तो टोटली हमारे लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो कैश हो गया इसमें, प्लस ये हम कर रहे हैं करंट असेट्स क्या क्या होती हैं, तो कैश हो गया, बैंक हो गया, प्लस स्टॉक को भी हम विद इन अ ईयर तो सेल कर ही लेते हैं। उसके बाद हो गए डेटर्स हमारे, बिल्स रिसीवेबल हो गए हमारे पास, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, प्लस अदर करंट एसेट्स। अगर इनके अलावा भी अदर करंट एसेट्स में एक हमारा होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है तो मार्केटेबल मतलब ऐसी सिक्योरिटीज की आप उनको कभी भी सेल कर सकते हो और उनसे अमाउंट रिसीव कर सकते हो, तो दे विल बी इंक्लूडेड करंट एसेट्स। तो कैश होगा, बैंक होगा, स्टॉक होगा, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ पर हो गए आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो अदर करंट असेट्स है ना, इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके लिए केवल आप तीन चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करोगे। एक तो एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम हो गया आपका, एंड एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा, ये हो गए आपके। उसके बाद है आपका यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज। अभी हमने आपको बताया था कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम 1 ईयर के अंदर या फिर अपने ऑपरेटिंग साइकिल जो भी उनमें से कम हो, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम है तो ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है उसमें अगर आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो तो उनको हम करंट असेट्स कहते हैं। तो ऑपरेटिंग साइकिल हमारा जनरली हमें कंफर्म नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा आपको दिया नहीं होगा, तो उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल को भी 1 साल मान लेते हैं। तो करंट असेट्स आप यही मानोगे कि वो असेट्स होती हैं कि जिनको हम विद इन अ ईयर कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द कैश। वैसे अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल को देखो तो होता क्या है, operating cycle is the time period in which you convert your processable assets। देखो processable assets कौन सी होती हैं कि जिनको convert processable assets into the cash, ऐसी assets जिनको कि आप प्रोसेस ही करते हो, किसके लिए? सेल करने के लिए। तो उनको एक्वायर करने के दिन से, जब आप उन्हें, जैसे मान लो हमें स्टॉक बनाना है तो रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के टाइम से जब वो पूरी तरीके से दोबारा से हमारे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में ही आ जाए, मतलब उससे पहले हमारा वो स्टॉक बनेगा, उसके बाद वो डेटर्स क्रिएट होगा, डेटर्स के बाद हमारे पास कैश आएगा, और कैश के बाद हम फिर से उससे रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड होता है इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। तो इसमें जितना भी हमारा टाइम पीरियड लगता है वो टाइम पीरियड, और या फिर 1 ईयर, उस इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, कि जब हमारा प्रोसेसेबल एसेट्स जो होती हैं वो दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। और या फिर 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स के अंदर आप जिनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स। इसी तरीके से करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच यू हैव टू पे ऑफ पे देम विद इन अ ईयर, जिनको कि आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होगा, दे आर द करंट लाइबिलिटीज।
यस बेटा, ये नेक्स्ट है हमारा आइडल रेशो। हम बात कर रहे हैं करंट रेशो की, उसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये आइडल रेशो कह रहे हैं कि 2:1 हमारे पास आइडल अच्छी रेशो मानी जाती है कि आपकी जितनी करंट लायबिलिटीज है, मतलब वो लायबिलिटीज जो आपको 1 ईयर के अंदर पे करनी है ना, उनके लिए आपके पास ऐसी एसेट्स जो कि 1 ईयर में आप जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके पास डबल होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज आपको 1 ईयर के अंदर पे करनी है, उनके लिए आपके पास डबल करंट असेट्स हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए। तो दैट रेशो विल बी, अगर ऐसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये रेशो कैसी मानी जाएगी? आइडल रेशो। अब आप बोलोगे कि अगर सपोज ये और ज्यादा हो, अगर किसी फर्म की 3:1 हो, तो क्या ये बहुत अच्छी मानी जाएगी? या फिर एक और उसकी बढ़ गई 4:1 हो गई, तो क्या अच्छी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी बेटा, क्योंकि 3:1 का मतलब क्या है कि देखो हमारी करंट असेट्स में क्या क्या आया था? कैश, बैंक, डेटर्स हैं, या फिर डेटर्स या फिर स्टॉक है। तो अगर इन ये सब चीजें ज्यादा होंगी तभी तो हमारी ये रेशो ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है? अगर ये इससे ज्यादा 2:1 से ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपने अपनी फर्म में इतना ज्यादा कैश रखा हुआ है बेकार में, आप उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा कैश की वजह से अगर आपकी करंट रेशो एक्सेस है, इट मीन्स इट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैश और बैंक अकाउंट। अगर आपकी करंट रेशो डेटर्स के ज्यादा होने की वजह से है, तो इसका मतलब है कि आपने एक्सेसिवली उधार माल सेल कर रखा है। आपके डेटर्स बहुत ज्यादा लोगों के पास है, मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा लोगों के पास है, डेटर्स बहुत ज्यादा है। अब वो कब रिसीव होंगे या उनके बैड डेट्स होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपकी करंट रेशो स्टॉक के ज्यादा होने की वजह से है, इसका मतलब आपने यहाँ पर भी हमारी जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो गई है। आपने बहुत ज्यादा स्टॉक बना के रख रखा है, जिसकी वजह से आपकी जो करंट रेशो है वो एक्सेस हो गई है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो हमारी करंट रेशो रहेगी, वो ना तो बहुत एक्सेसिवली ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत इससे 2:1 से वो कम भी नहीं हो चाहिए, ताकि हम अपने जो भी करंट लाइबिलिटीज है उनको भी टाइम पे नहीं कर पाए। तो आइडल रेशो हमारी रहेगी 2:1। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, करंट रेशो का ऑब्जेक्टिव हमने कर ही लिया। वो क्या होता है बेटा कि इससे हम अपनी फर्म की जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म जो डेट्स हैं, उनको हम पे करने में कितने सक्षम हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को यहाँ पे जज किया जाता है। अब देखो प्रैक्टिकली हम करेंगे इनको। करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें क्या बोलेगा? सन्ड्री डेटर्स करंट असेट्स में आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स में आ जाएगा, कैश करंट असेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स में आएंगी। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी इज अ फिक्स असेट, ये नहीं आएगी। तो और बिल्स पेबल, पहले हम करंट एसेट्स को देखिए, 1 लाख प्लस 10,000, 30,000 कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, डिवेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म माने जाते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक है 40,000 का, स्टॉक हमारा क्या होता है? करंट असेट्स, और एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे 40,000। इनको आप काउंट कर लीजिए। तो ये आपके आ जाएंगे 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो आपकी रेशो क्या आ गई बेटा? 2:1, या इसको रेशो की प्योर फॉर्म में आप लिखोगे तो इट विल बी 2:1। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, नेक्स्ट देख रहे हैं, ये हमें बैलेंस शीट दी हुई है और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें दी हुई है कि इन्वेंट्रीज में, अच्छा एक और चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको बताया करंट असेट्स में आप स्टॉक, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को आप शामिल करते हो करंट असेट्स में, ये हमारी करंट असेट्स होती है,
क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अपने स्टॉक को 1 साल से ज्यादा तो अपने पास नहीं रखेंगे, उसको हमें सेल करेंगे। लेकिन अगर आपके स्टॉक में 2 चीजें, एक तो लूज टूल्स प्लस स्पेयर पार्ट्स, अगर ये इंक्लूड है ना, तो दीज विल नॉट बी द पार्ट ऑफ स्टॉक। आप उनको करंट रेशो निकालने के लिए जब आप करंट असेट्स में आप इंक्लूड करोगे, तो ये 2 चीजों को उसमें से क्या कर दोगे, हटा दोगे, लूज टूल्स को और स्पेयर पार्ट्स को। क्यों इसको क्यों हटा देंगे? क्योंकि लूज टूल्स हमारे डे टू डे बेसिस पर यूज तो हो जाते हैं, लेकिन वी कांट परचेज देम फॉर अ पर्पस टू रीसेल देम। हम जब भी उनको परचेज करते हैं ना, तो हम इसलिए नहीं करते कि हम इनको रीसेल करेंगे। तो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टॉक जो कि हम सेल करने के लिए अपने पास रखते हैं। तो आप ये 2 चीजों का ध्यान रखोगे कि लूज टूल्स को और स्पेयर पार्ट्स को हटा दोगे। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमें पहले करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करना है। करंट असेट्स में ये तो नॉन करंट असेट्स हैं, देखना ही नहीं है। करंट एसेट्स हमें ये दी हुई है, स्टॉक है, बीआर है, कैश है और अदर करंट एसेट्स हैं। यहाँ पर ये देखिए इन्वेंट्री इंक्लूड लूज टूल्स हैं 1,50,000 के। टोटल करंट असेट्स हमें जो ये टोटल करंट असेट्स दी हुई हैं, दीज आर 4 और 3 7, 7 and 2 9, 9 and 75 75, 10,50,000 टोटल दी हुई है। बट उसमें से 1,50,000 के लूज टूल्स हैं, आप उन्हें हटा दोगे, 1,50,000। एंड अदर करंट असेट्स में प्रीपेड और एडवांस टैक्स, ये टोटल हमारे दोनों हैं। प्रीपेड हैं कितने रुपीस के, तो इनको हम इंक्लूड करते हैं अदर करंट असेट्स में। तो टोटल जो हमारी करंट असेट्स रहेंगी दे विल बी 9 लाख। लूज टूल्स को और स्पेयर पार्ट्स को आप हटा दोगे। अपॉन करंट लाइबिलिटी, देखो ये शेयर होल्डर फंड तो हमारा लॉन्ग टर्म रहता है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो टोटल आपका ये कितना हो गया, 350 प्लस 50,000 4 लाख एंड 50,000 4,50,000। तो बेटा ये रेशो आपकी आ जाएगी 2:1। ये हमारे नॉन करंट पहले असेट्स देखिए, टोटल असेट्स आर गिवन 3 लाख, फिक्स असेट्स हैं उसमें से 1,60,000। एंड तो देखो टोटल में से अगर आपने फिक्स असेट्स लेस कर दी तो हमारा कितने हो जाएंगे, बाकी की जो होंगी वो हमारी करंट असेट्स बचेंगी। तो ये हो गए 1,40,000। इसके लिए अच्छा है कि जब इस तरीके से लूज इन्फॉर्मेशन आपको दी होंगी ना, तो आप एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर लीजिए, उसमें टोटल असेट्स हमें दी हुई हैं 3 लाख की, ये टोटल में लिख लिया। फिक्स असेट्स दी हुई हैं, यहाँ पर पहले फिक्स असेट्स हैं 1,60,000। शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं 80,000 की। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट नहीं है 1 लाख की, तो यहाँ पर 1 लाख की हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। तो ये नॉन करंट है तो इनमें करंट एसेट्स में तो इनको शामिल नहीं करेंगे। टोटल हमारा 3 लाख है, 160 और प्लस 1 लाख, 2,60,000 के हमारे नॉन करंट एसेट्स हो गए, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी बची बेटा, क्योंकि हमें करंट रेशो निकालने के लिए 2 फिगर्स चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हो गई 40,000 की, तो करंट एसेट्स हमने यहाँ पर निकाल ली 40,000। करंट लाइबिलिटी देखो जब यहाँ का टोटल 3 है तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी कितना होगा, 3 लाख। 2 लाख तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड है और 80,000 हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में तो करंट लाइबिलिटीज कितनी बची, 20,000 की। तो ये हो जाएगी 20,000 और ये हो जाएगा 2:1। ठीक है बेटा, आगे देखो, ये निकाल लिया हमने। बस इस तरीके से एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर लोगे और बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए जो भी हमें आइटम चाहिए उसको आप निकालोगे। यहाँ पर करंट रेशो हमें दी वर्किंग कैपिटल। अब एक कंसेप्ट होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होगा,
ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, इट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो अब देखो जो क्वेश्चन है ना, जो बेसिक है वो तो आपका यही है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स आपको पता होती है शॉर्ट टर्म जो भी एसेट्स हैं जिनको कि हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और करंट लाइबिलिटीज मतलब जिनको कि आपको एक साल के अंदर पे करना है। अब इसी क्वेश्चन को इनमें वो किस तरीके से कौन सी फिगर्स को आपको हाइड करेंगे, कौन सी आपको निकालनी होगी, ये क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग तरीके से आपको करना होगा, जो कि प्रैक्टिस से ही होगा। एक बार आप देख लो, फिर उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें करंट रेशियो गिवन है 2.5, ठीक है। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 60,000। अब इसमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी देंगे। देखो इसका मतलब क्या हुआ 2:5 का, कि इफ योर करंट असेट्स आर 2.5 देन करंट लायबिलिटीज आर 1, देन वर्किंग कैपिटल विल बी 2.5 minus 1, 1.5, और वर्किंग कैपिटल इज गिवन 60,000। तो 60,000 इफ द वर्किंग कैपिटल, दोबारा से आप वो लगाओगे, इफ द वर्किंग कैपिटल इज 1.5 देन योर करंट असेट्स आर 2.5, एंड अगर 1 है तो 1.5 हो जाएगा, और इफ द वर्किंग कैपिटल इज 60,000, ये आपका पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 15 4 जा 4,000, तो ये आपका कितना आ गए करंट एसेट्स 1 लाख के। अब करंट एसेट्स, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो आपको दी हुई थी 2.5, करंट एसेट्स हमने निकाल लिया 1 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए। 2.5 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 लाख एंड करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 40,000। 2 लाख डिवाइड बाय 2.5, इट विल बी 40,000। तो इस तरीके से आपको उनकी जो फिगर्स हैं जो भी उनको पूछेंगे आपको निकालनी होंगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है 7,20,000। ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स, मतलब इसमें प्लस क्रेडिटर्स भी होते हैं, 40,000। अदर करंट लाइबिलिटीज हैं 2 लाख। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज कितनी हो गई 2,40,000। ये अलग से देने का मतलब, ये तो बिल्स पेबल है और क्रेडिटर्स हैं, ये भी हमारी करंट होती हैं, और अदर करंट लाइबिलिटीज भी हमें तो टोटल करंट लाइबिलिटीज हमको गिवन है 2,40,000। करंट रेशियो निकालना है। तो देखो बेटा यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, अभी हमने आपको बताया करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब आपको करंट एसेट्स निकालनी है, तो इसको आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल है 7,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज कितनी है 2,40,000। तो टोटल आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो हो गई 960। करंट रेशियो निकालिए, करंट रेशियो 9,60,000, तो आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी है 2,40,000। तो रेशियो विल बी 4:1। यस, यहाँ पर बेटा वर्किंग कैपिटल दी हुई है, टोटल लाइबिलिटीज अदर देन द शेयर होल्डर्स फंड, टोटल लाइबिलिटीज आर 325 एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आर 250। देखो टोटल लाइबिलिटीज में हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी हैं और प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी हैं। तो टोटल लाइबिलिटीज तो हो गई 3,25,000 की, उसमें से लॉन्ग टर्म डेट्स हमें दिए हुए हैं 2,50,000। तो जो शॉर्ट टर्म या फिर करंट लाइबिलिटीज हम बोले दोज विल बी 75,000, और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है 1,50,000। अब आपके पास करंट लाइबिलिटीज अवेलेबल है और वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। वर्किंग कैपिटल इज 1,50,000, तो करंट एसेट्स हो जाएंगी करंट लाइबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, तो ये हो गए आपके 2,25,000
और करंट रेशो हो जाएगा, करंट एसेट्स आर 2,25,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज 75,000। तो इस तरीके से 3:1 आपकी क्या हो गई करंट रेशो। तो बेटा आपको उसको बस देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है और उसको कैसे रेशो निकालने के लिए यूज करना है। नेक्स्ट में देखो करंट एसेट्स हमें गिवन है। अब ये इन्वेंट्रीज अलग से देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट एसेट्स में ऑटोमेटिकली हमारी इन्वेंट्रीज तो इंक्लूड होती है, तो इसको हमें कुछ नहीं देखना। करंट एसेट्स हमें टोटल एसेट्स दे रखी है 4 लाख रुपीज की, वर्किंग कैपिटल हो गई 240 की, और करंट रेशो निकालनी है। तो वर्किंग कैपिटल को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2,40,000, और उसको वर्किंग कैपिटल तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, ये हो गई 1,60,000। अब आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि 4 लाख करंट एसेट्स और डिवाइड बाय 1,60,000 करंट लाइबिलिटीज, आप इसको करके सॉल्व निकालिए। नेक्स्ट में करंट एसेट्स दी हुई है बेटा, इन्वेंट्री अलग से दी हुई है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें लूज टूल्स मैंने अभी आपको अभी बताया था ना, 2 चीजें बताई थी, एक तो स्पेयर पार्ट्स और एक लूज टूल्स, ये 2 चीजों को हमें करना है। तो हमारे जो स्टॉक है उसमें 75,000 इंक्लूड है, मींस ये टोटल करंट एसेट्स जो हम लेंगे तो 5,25,000 में से हमें ये 75,000 क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो ये टोटल हमारी जो करंट एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशो वो हो जाएंगे 4,50,000, और वर्किंग कैपिटल दी हुई है 225। हमें पता है कि करंट एसेट्स में से करंट एसेट्स लेकिन जो टोटल हैं, अब यहाँ पर एक चीज को आप ध्यान रखोगे कि करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये जो करंट एसेट्स है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द रेशो वो तो हमारी कितनी है 4,50,000। लेकिन जब हम करंट लाइबिलिटीज निकालते हैं तो करंट लाइबिलिटीज को आप करते हो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, तो टोटल करंट एसेट्स में से आप माइनस करोगे। टोटल करंट एसेट्स आपकी कितनी है 5,25,000 माइनस वर्किंग कैपिटल इज गिवन 2,25,000। तो जो हमारी करंट लाइबिलिटीज होंगी वो हो जाएंगी 3 लाख। तो इसको करंट लाइबिलिटीज को यहाँ पर आप लोगे 3 लाख टोटल अमाउंट। बेटा इन सबको चीजों को अपने आप से निकाल कर देखना आप, ठीक है, क्योंकि जब हम करते जाते हैं तो लगता है कि ठीक है, लेकिन जब रियल में आप प्रैक्टिस करोगे ना तब हो सकता है कि डाउट्स सामने आएंगे। A company has current assets 3 लाख की, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, आफ्टरवर्ड इट परचेज्ड। अब देखो ये अब तक जो हमने क्वेश्चन किए वो तो थे फिगर्स को निकालने के लिए। अब आगे एक हमारे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से कि कुछ चेंजेस करके उसके बाद निकालना है। तो करंट एसेट्स गिवन है 3 लाख, लाइबिलिटीज गिवन है 1,40,000, आफ्टरवर्ड्स इज परचेज्ड गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। तो उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है करंट रेशो। तो ये जो हमें ट्रांजेक्शन दिया हुआ है इसमें आप देखो कि हमारे करंट एसेट्स पर और लाइबिलिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो आपके पास एक बार से क्या बढ़ जाएगा स्टॉक बढ़ जाएगा, और दूसरी तरफ से आपके पास क्या हो जाएंगे स्टॉक बढ़ेगा, और दूसरा वो आपने उधार परचेज किए हैं। इट परचेज गुड्स फॉर रुपीज, गुड्स परचेज किए हैं तो 20,000 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो स्टॉक को बढ़ने के लिए आपने 20,000, लेकिन आप उधार परचेज कर रहे हो तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो आपका यहाँ पर 20,000 के क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और वो करंट लाइबिलिटीज में ऐड करोगे। तो टोटल करंट एसेट्स आफ्टर परचेज विल बी 3,20,000 और ये हमारे हो जाएंगे 1,60,000। तो रेशो विल बी 2:1। आगे है करंट लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी 1 लाख। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये 9th वाला बेटा। यस मैम। देखिए हमें करंट एसेट्स दी हुई है 3 लाख रुपीज की, करंट लाइबिलिटीज है 1,40,000 की। ओके, उसके बाद वो कह रहे हैं आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। आप मुझे बताओ कि जब हम परचेज करते हैं ना गुड्स को तो क्या एंट्री होती है, उधार परचेज कर रहे हो आप तो परचेजेस अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिटर्स, यही होती है ना बेटा। यस मैम। तो परचेजेस करोगे तो आपके पास स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स, तो यहाँ पर हम शामिल करेंगे उसे। स्टॉक हमारा 20,000 का इंक्रीज हो गया, और प्लस नीचे क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, वो भी इंक्रीज हो गई। तो उसके बाद इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे टोटल करंट एसेट्स रहेंगे 3,20,000 और करंट लाइबिलिटीज रहेंगी 1,60,000। और अब इनको काट दोगे आप, तो 2:1 विल बी द रेशो। ठीक है। ओके मैम। करंट लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी इज गिवन है, करंट रेशो गिवन है। ठीक है। इट पेड, अब पहले तो इतना हमें दिया हुआ है यहाँ तक, उसके बाद बोल रहे हैं कि 25,000 आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिए, उसके बाद आपको कैलकुलेट करनी है करंट रेशो। तो देखो पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप करोगे क्या कि पहले की तीनों फिगर्स को निकाल लो। तो पहले हमें करंट लाइबिलिटीज हमें कितनी दी हुई है, 1,00,000 की। करंट रेशो में दी हुई है 2.5, 2.5:1। इट मीन्स कि करंट एसेट्स आर 2.5 टाइम्स ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। तो 2.5 ऑफ 1,00,000, तो हमारी पहले करंट एसेट्स हो गई 2,50,000। ओके बेटा। उसके बाद आपने पे किया 25,000 टू ए क्रेडिटर। जब आप क्रेडिटर को पे करोगे तो आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पर, आपके करंट एसेट्स में से कैश कम हो जाएगा 25,000 रुपीज का, और क्रेडिटर्स को पे कर दोगे तो क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। तो करंट एसेट्स आपके हैं 2,50,000 और करंट लाइबिलिटीज हैं 1,00,000। जब हमने पे किया तो कैश कम हुआ 25,000 रुपीज का, और यहाँ से हमारे क्रेडिटर्स कम हुए 25,000 के। तो आफ्टर द ट्रांजेक्शन आपके करंट एसेट्स कितने होंगे, 2,50,000 माइनस 25, 2,25,000, और लाइब्रेरीज कितनी होंगी 75,000। ठीक है। अब आप रेशियो निकाल लीजिए 3:1। क्लियर? यस मैम। रेशियो ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हमें दी हुई है 6,00,000 की, एंड करंट लाइबिलिटीज दी हुई है 4,00,000। तो ये गिवन ही है कि 1.5:1 दिया हुआ है। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करंट रेशियो ऑफ 2:1। वो कह रहे हैं कि हमको जो रेशो है अभी हमारी 1.5:1 है, लेकिन हमें वो 2.2:1 करनी है बाय पेइंग ए पार्ट ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। उसके लिए ना कोई भी हम करंट लाइबिलिटी अभी पे करते हैं, तो अमाउंट अब कंप्यूट करना है आपको कि कितना अमाउंट आप पे करो जिससे कि आपकी जो रेशो है दैट कम टू द 2:1। तो देखो बेटा अभी जो हमारी करंट एसेट्स हैं ये 1.5 है ना, तो 6,00,000 में से हमें सपोज हम जब भी क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो कैश कम होगा, वो सपोज हमने मान लिया एक्स अमाउंट हम पे कर रहे हैं, तो उतने ही अमाउंट से आपके क्रेडिटर्स नीचे कम हो जाएंगे। एक्स आपने पे किया तो दोनों तरफ से क्या कम हो जाएगा, जितना भी अमाउंट, वो अमाउंट हमें कंप्यूट करना है, उसको हमने एक्स मान लिया, और उसके बाद हमारी रेशो क्या हो जाएगी 2:1। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6,00,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू 4 2 8,00,000 माइनस 2x। अब ये जो x है इसको यहाँ पर ले आइए या इसको इधर ले जाओ, तो ये माइनस एक्स प्लस के हो जाएंगे, इधर हम 2x को लेकर आएंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये हमारा 8,00,000 तो यहाँ पर है ही, इस वाले 6,00,000 को हम लेकर आएंगे आगे, तो माइनस 6,00,000। तो x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2,00,000। इट मीन्स कि आप 2,00,000 रुपीज पे कर दीजिए टू द क्रेडिटर्स, तो आपको जो रेशो होगा वो 2:1 हो जाएगा। चेक करो इसे, देखो पहले हमारे करंट एसेट्स कितने थे 6, उसमें से 2 हमने पे कर दिए, तो हमारे कैश कम हो गया हमारे पास से, और जो हमारी करंट एसेट्स होंगी वो 4,00,000 बच जाएंगी। यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज 4,00,000 थी, उनमें से हमने 2,00,000 के क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तो करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी बच जाएंगी 2,00,000, और हमारी रेशो क्या बन जाएगी 2:1।
आगे बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि पहले हमें, ये आप खुद करोगे, यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है और वो रेशो गिवन है। आप चाहते हो रेशो 2:1 करना, तो कितना अमाउंट आप पे करो, या फिर आप उसको एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स परचेज करनी है आपको ऑन क्रेडिट, तो कितनी आप करोगे कि आपकी जो रेशो है वो 2:1 हो जाए। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, खुद से करके देखो उसे। यस, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें है एसेट्स हमें दी हुई है 3 लाख की, एंड इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 60,000। आपने करंट लायबिलिटीज को पे कर दिया, तो जितनी भी हमारी यहाँ पर करंट लायबिलिटीज होंगी उसमें से -60,000, क्योंकि पे करोगे तो कैश कम होगा ना, करंट एसेट्स हमारी कम होंगी। आफ्टर द पेमेंट करंट रेशो वॉज 2:1। ये हमें पेमेंट करने के बाद ये रेशो गिवन है। डिटरमाइन द करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर द पेमेंट। देखो आफ्टर द पेमेंट करंट एसेट्स तो हो गई 2,40,000 की, पहले करंट एसेट्स हमारी कितनी थी 3,60,000 पे कर दिया तो कैश हमारा चला गया। अभी हमें लाइबिलिटीज नहीं पता कितनी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसके बाद जो हमारा रेशो है वो 2:1 हो गया। इट मीन्स कि ये जो करंट एसेट्स है ये डबल है, तो चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए 2x इज इक्वल टू 2,40,000, x इज इक्वल टू 1,20,000। मतलब जो आफ्टर द पेमेंट लाइबिलिटीज हैं वो हमारी कितनी हो गई 1,20,000। अभी हमें दूसरा क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल भी निकालना है। तो वर्किंग कैपिटल निकालो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करोगे, पहले 2 लाख हमारी 40,000 है, माइनस करंट लाइबिलिटीज है 1,20,000, तो टोटल हमारी वर्किंग कैपिटल भी कितनी हो जाएगी 1,20,000। इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, हमारा आज ये करंट रेशो वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाली क्लास में आगे करेंगे जो ये सभी। एक और चीज इसमें रही है कि चेंजेस होते हैं तो उस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी एक